रुको, रूही, अपने कमरे में जाने से पहले ये बताओ कि कहाँ से आ रही हो? जी मैं जरा घूमने चली गई थी। इतनी रात गए तुम घूम के आ रही हो? तुम्हें पता है ना, तुम्हारी बड़ी बहन देव नन्नी को पता चल गया तो उन्हें कितना कष्ट होगा। जी लेकिन अभी तो कोई रात नहीं हुई, केवल 7 ही तो बजे हैं। ऐसा भी कौन सा गलत काम कर दिया मैंने? बस चाट और गोलगप्पे खाने का मन हो गया तो चली गई बाहर। वैसे भी कॉलेज की मेस में इतना बेस्वाद खाना मिलता है कि जानवर भी ना खाए। एक तो गलती करती हो, ऊपर से जुबान लड़ाती हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? आज अभी और इसी वक्त मैं प्रिंसिपल के पास जाकर तुम्हारी शिकायत करती हूँ। इतना कहकर वार्डन चली गई। हाँ हाँ जाओ, जिससे जो करना है कर ले, मैं किसी से डरती वरती नहीं हूँ। अब रूही सोच में पड़ गई, कल क्या होगा। और यही सोचते सोचते वो अपने कमरे में पहुंची और यही सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह हुई तो उसे याद आया कि कल रात को क्या हुआ था। अरे शिट यार, अब तक तो वार्डन ने मेरी सारी बातें प्रिंसिपल से कह दी होगी। अब तो मेरी खैर नहीं। ये तो मेरी सामत आ गई। अब तो हॉस्टल से भाग जाने में ही भलाई है। फटाफट तैयार होकर रूही चल पड़ी। पहले तो अपने कमरे की खिड़की से बाहर की ओर कूदी, फिर मैदान पार करते हुए दीवार पर चढ़ गई। उसने पहले अपनी एक चप्पल उतार कर फेंक दी, फिर दूसरी और फिर कूद पड़ी। उसने देखा नहीं था और रोजाना की तरह अंदाजे के साथ कूद पड़ी, लेकिन इस बार दीवार पर बैठे एक शख्स पर जा गिरी और वह शख्स डरते हुए बोला, बचाओ बचाओ, आसमान गिरा है। ये सुनकर 2-4 लोग वहां भी आ पहुंचे और नजारा देखकर हंस पड़े। जनाब, आपके सामने आसमान से शहजादी आपकी झोली में गिर पड़ी है और आप डर कर भाग रहे हैं। अब क्या कहूँ श्रीमान, पहले आसमान से मेरी झोली में एक चप्पल आ गिरी, फिर दूसरी आ गिरी। मुझे जब तक कुछ समझ में आता तो ये शहजादी साहिबा आ गिरी। मैं ठहरा सीधा साधा इंसान, डर ही जाऊंगा ना। चलो भाई यहाँ से, यहाँ तो कुछ और ही कहानी चल रही है। और सारे लोग वहां से हंसते हुए चले गए। क्यों जनाब, क्या मैं आपको आसमान दिखती हूँ? भला आप आसमान कैसे हो सकती है? बिजली जरूर हो सकती है, क्योंकि बार बार आप ऐसे कड़क जो रही है। भला एक बेरोजगार निठल्ला आदमी भला कर भी क्या सकता है? क्या कह रहे हो, बेरोजगार? जी हाँ, जेब से फकीर हूँ, हाथ में फूटी कोड़ी भी नहीं। शाम को घर जाने में भी शर्म आती है। विधवा बहन और भांजे का पेट पालने के काबिल भी नहीं हूँ। मेरे इतना पढ़ा लिखा होने का भला क्या फायदा, जब मैं उन्हें 2 रोटी भी नहीं खिला सकता। नहीं, मेरी नजर में तो तुम शहजादे हो, तुम गरीब नहीं हो। रूही ने उसे एक कार्ड दिया। इस पते पर चले जाना, तुम्हें जरूर कोई नौकरी मिल जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना कहकर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। तू आ गया श्रीधर, नौकरी मिली क्या? सुलक्षणा जी, आज भी खाली हाथ लौटा हूँ, लेकिन किसी ने एक पता दिया है। कल उस पते पर जाकर नौकरी के लिए कहता हूँ। ठीक है, तू हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। मामा, मेरे लिए चाबी वाला खिलौना लाए ना? ना बेटा, आज भी नहीं ला पाया, लेकिन कल जरूर ले आऊंगा। अच्छा, अब तेरी बकबक बंद हो गई हो तो तेरे मामा को खाना खाने दे। ये क्या है माँ, तुम रोज रोज दाल भात पका देती हो ना। नखरे मत कर, खा ले। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तेरे लिए रोज 56 भोग पकाऊं। जी, इतना मत बिगड़ो बच्चे पर, बच्चा ही तो है, नहीं समझता बातों को। तो क्या करूं? माँ बाप बचपन में छोड़कर चले गए और भरी जवानी में पति को भी भगवान ने अपने पास बुला लिया। आखिर इंसान हूं मैं, कोई देवी नहीं जो आंख बंद करके सब सहती जाऊं।
धीरज रखो जीजी, जरा संयम से काम लो। जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। दूसरे दिन। जीजी, तो मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है, ये ले पोहे बनाए हैं, थोड़ा खा ले। श्रीधर ने नाश्ता किया और नौकरी ढूंढने के लिए निकल गया। सुलक्षणा के पति का देहांत जब बबलू 2 साल का था तब भी एक कार दुर्घटना में हो गया और उसके बाद उसके जेठ जेठानी ने उसे घर से निकाल दिया और फिर वह अपने भाई के पास आई और यहीं रहने लगी और अपना पेट पालने के लिए सिलाई का काम करने लगी। इससे ही उनका गुजारा हो पाता था। वो एक कपड़े की मिल का पता था जहां श्रीधर नौकरी ढूंढने गया था। वहां की मालकिन देवनंदी अग्रवाल थी। सभी उससे बहुत डरती थी। वो कर्मचारियों को जरा सी भी गलती पर घंटों भाषण देती थी। ईमानदार और मेहनती कर्मचारियों का वो अच्छे से ख्याल रखती थी। उसके पिताजी सेठ हरिश्चंद्र अग्रवाल शहर के रईसों में गिने जाते थे। मां का देहांत छोटी बेटी के जन्म के वक्त हो गया था। जैसे तैसे करके दोनों बेटियों को आया के सहारे पाल पोस कर बड़ा किया। बड़ी बेटी ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की ही थी कि अग्रवाल साहब को दिल का दौरा पड़ा और वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। अब उनके कोई बेटा तो नहीं था, इसीलिए उनके वर्षों पुराने मुंशी जी ने देवनंदी को सलाह दी। बेटा, अब से सारा कारोबार तुम्हें ही संभालना होगा और अगर कोई परेशानी आती है तो वो मैं हूं ना तुम्हें बताने के लिए, क्योंकि इस काम के लिए किसी रिश्तेदार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या पता धोखे से सब कुछ अपने नाम कर ले। देवनंदी मुंशी जी की बात को टाल ना सकी और अपने कंधों पर उसने सारे कारोबार की जिम्मेदारी ले ली। लेकिन कारोबार और अपनी छोटी बहन रूही को संभालते संभालते वो अपनी खुशियां भूल बैठी। जिस उम्र में लोग शादी करके अपने बच्चे संभालते हैं, वो इस उम्र में मील और व्यापार संभाल रही है। कभी कभी उसको भी ये अकेलापन खलने लगता है। उसके एक डॉक्टर मित्र कमलकांत उसे पसंद करते हैं। उसे न जाने कब से अपनी मन की बात बताने की कोशिश करते आए हैं, लेकिन देवनंदी के सख्त संभाव के आगे उनकी हिम्मत जवाब दे जाती। कहाँ घुसे जा रहे हो भाई? जी, नौकरी के लिए आया हूं मैं। कोई सिफारिश है या ऐसे ही मुंह उठाए चले आए? सिफारिश तो नहीं है, लेकिन किसी ने यहाँ का पता दिया था और कहा था कि यहाँ जाते हुए तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। श्रीधर दरबान के संग बहस कर ही रहा था कि एक बड़ी सी गाड़ी सामने आई। उसमें से एक औरत उतरी। नमस्ते मैम साहब। तुम्हारा रिश्तेदार है? ना मैम साहब, नौकरी मांगने आया है। अच्छा, तो पढ़े लिखे हो? जी हाँ, साथ में पेंटिंग भी बहुत अच्छी करता हूँ। अच्छा ठीक है, मेरे ऑफिस में आकर मिलो। और इतना कहकर मालकिन भीतर चली गई और कुछ ही देर में श्रीधर ऑफिस पहुंचा। नमस्ते मालकिन। जरा अपनी डिग्रियां और चित्रकारियों के नमूने दिखाइए। मिल की मालकिन ने सभी डिग्रियां और नमूने देखते हुए कहा, प्रथम श्रेणी में सभी डिग्रियां हैं। काफी होशियार लगते हैं आप, और चित्रकारी भी बड़ी ही उम्दा है। मुझे बहुत पसंद आई। तो फिर आप कल से आ जाइएगा। जी, दिन भर में मैं क्या करूँगा? मैं तो सोचता हूँ कि आज और अभी से काम पर लग जाऊं। तो चलिए, मैं आपको आपका काम समझा देती हूँ। श्रीधर और देवनंदी मिल के भीतर पहुंचे। मिल में काम जारी था। सभी कर्मचारी अपने अपने काम पर लगे हुए थे। देवनंदी ने सभी कर्मचारियों से श्रीधर का परिचय कराते हुए कहा, आज से ये भी आप सभी के साथ काम करेंगे। ये कपड़ों और साड़ियों पर चित्रकारी करेंगे। और अब मैं कैशियर के पद से मुक्त होना चाहती हूँ, इसीलिए ये जिम्मेदारी भी मैं इन्हें सौंपना चाहती हूँ। सभी कर्मचारी बहुत खुश हुए श्रीधर से मिलकर और दिल से श्रीधर का स्वागत किया। श्रीधर को काम समझाकर देवनंदी अपने ऑफिस में चली गई। श्रीधर भी अपना काम समझने में लगा था। काम करते करते दोपहर हो गई। लंच की घंटी बजी।
सभी कर्मचारी अपना अपना खाने का डिब्बा उठाकर खाना खाने मिल से बाहर निकलने लगे। सबने श्रीधर को चलने को कहा, लेकिन श्रीधर ने मना किया, क्योंकि श्रीधर के पास ना तो खाना था और ना ही कुछ खरीदने के लिए पैसे थे। तो वही अपनी सीट पर बैठकर काम करता रहा। आप लंच करने नहीं गए? जी, मुझे भूख नहीं है। अब तो दोपहर होने को आई है, अब तो भूख लग गई होगी ना? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम गरीबों को आदत होती है, दिन में एक बार भी रोटी नसीब हो जाती है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लगता है पैसों की बहुत तंगी है आपके घर में। कोई बात नहीं, आप आज ही एडवांस में अपनी तनख्वाह ले लीजिए। मैं चाचा जी से आज ही इस मसले पर बात करके आपको आज ही तनख्वाह देने के लिए कहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिर चलिए मेरे कैबिन में चलकर आज का लंच आप मेरे संग कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और दोनों लंच के लिए देवनंदी के कैबिन में पहुंचे। दोनों खाना खा ही रहे थे कि तभी टेलीफोन की घंटी बजी और देवनंदी ने फोन उठाया। फोन उठाते ही आगे किसी ने कुछ कहा और देवनंदी चौंक गई। तो गाइज, अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।